सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बजट की खबर के साथ करेंगे। बजट सत्र के दौरान गुरुवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब पेश किया। पेपर लीक को लेकर हमलावर विपक्ष के आरोपों पर सीएम गहलोत ने जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री से सदन को बताया कि पेपर लीक गंभीर मामला है। पूरे देश में पेपर लीक के गैंग बन चुके हैं। गुजरात में पेपर लीक हो चुका है, वहां बच्चे सड़कों पर आ गए। हमने इस पर सख्त कार्रवाई की, सबको मिलकर इस पर चिंतन करना होगा। सीएम ने तमाम मुद्दों पर भी जवाब पेश किया। और आपके वक्त में 13 बार पेपर लीक हुए। हमने पहला राज्य राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकने में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। हमने उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। हमने इसी असेंबली के अंदर कानून पास किया है। हमने बरकरार किया नौकरियों से। केरल के अंदर तो सरकार रिपीट इसलिए हो गई कि वहां का कोरोना मैनेजमेंट अच्छा शानदार रहा उनके हिसाब से। हम उनसे कम नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो केरल में होगा वही राजस्थान में होगा, सरकार रिपीट हमारी होगी। कोरोना का मैनेजमेंट ही हमारे लिए गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। कोई कम मेहनत नहीं की हम लोगों ने। 4 दिन पहले पेट लगा करके बैक डेट के अंदर 833 रुपये घोषणा कर दी, बिना बजट के कर दी गई। हमारी सरकार आई, बाकायदा हमने साल में लगाया होगा, बजट में प्रोविजन किया, 1000 रुपये दिए प्रति किसान। आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है, जीरो बिल आ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? पूरे सदन के मालूम है किस प्रकार से किया। वो भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं। कर्जा माफ हमने किया 22 लाख किसानों का। आप कृपा करके, आप 25 लोकसभा मेंबर हैं, जाके कभी मिलिएगा 2 बातों के लिए। ये तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय 2 में आ रहे, मैंने सुना है। इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। या तो अपन सब चलें दिल्ली पीएमओ के अंदर, पीएम हाउस के अंदर, प्रधानमंत्री निवास पे जाके मिले, कुछ चाय वे पिलाएंगे तो चाय पिलेंगे, साथ में अपनी उनको वादा याद दिलाएंगे ईआरसीपी का। और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और इतनी तो उनकी याददाश्त है कि वो अपने वादे को इमीडिएटली कैच कर लेंगे कि हाँ वास्तव मैंने बोला था। उनको अगर आप कहोगे तो साथ में रिकॉर्डिंग ले आएंगे, याद दिला देंगे। कृषकों को मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से 1000 रुपये हमने दिए उनको, और उसका 9 लाख करीब बिजली बिल कम हो गया। आम उपभोक्ताओं के लिए हमने 50 यूनिट फ्री की, अध्यक्ष महोदय। उसके कारण से, और 150 और 300 का हमने स्लैब कम किया, उसके कारण से हर किसान को, हर उपभोक्ता को 9000 करोड़ का फायदा मिला। और 50 यूनिट खत्म करने से 39 लाख लोगों को जीरो बिल आने लगे राजस्थान के अंदर। ये बात करना चाहूंगा। FIR कंपनी नहीं थी तो लोग भगा देते थानों से गरीबों को, अच्छे से लोगों को। FIR दर्ज नहीं करते थे। रेप हो गया कि परिवार के अंदर जिंदगी में तड़पता। FIR लॉन्च नहीं हो पाई मेरी, ना होगी। वो जब तक मरता नहीं आदमी तो परिवार रोता बेचारा कि मेरी बेटी का रेप हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कम से कम हिम्मत होने लगी उसकी। हालांकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो आज की तरह ध्यान आकर्षित किया, कुछ फर्जी भी होने लगे। मैं मानता हूँ इस बात को। ये भी आपने ठीक कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई में हम कराएंगे, परंतु इतना बड़ा फैसला हुआ है। तो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कल राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना जवाब पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरने की कोशिश की। पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से करारा जवाब पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मामला बन चुका है। पूरे देश में इसका नेटवर्क यानी कि जाल बिछ चुका है और इसे लेकर सभी को गंभीर होने की जरूरत है। उन्होंने गुजरात का एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी पेपर लीक हुआ है, जिससे कि बच्चे जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और इसे लेकर बेहद सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल का ब्यौरा भी रखा। 4 साल में
मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ योजनाएं लाई गई, क्या कुछ काम कराए गए, इन तमाम बातों का ब्यौरा उन्होंने कार्यवाही के दौरान सभी के सामने रखा। विपक्ष के सवालों का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तरीके से अपने कामकाज का ब्यौरा दिया, अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से विकास कार्य करवाए गए, इसे लेकर पूरी जानकारी पटल पर रखी गई और इसके साथ ही जो योजनाएं लागू की गई उन्हें लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी जानकारी दी और 4 साल के कार्यकाल का जमकर बखान किया। विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे उस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करारा जवाब पेश किया। पेपर लीक का मुद्दा क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था, इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता आ रहा और एक बार फिर से कल जब विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी तो विपक्ष की ओर से कोशिश की गई कि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाए और इस बीच जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना जवाब पेश किया तो करारा जवाब दिया। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जैसलमेर से ये बड़ी खबर है, इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज आज से होना है। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत होगी। सेलिब्रिटी के साथ लोक कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सुबह 8:30 बजे भगवान लक्ष्मीनाथ जी की आरती भी की जाएगी। तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जैसलमेर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल का आज से आगाज होगा। देसी के साथ साथ विदेशी सैलानी भी यहां पर रुख करेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जाता है और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से 3 दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत होनी है। कई बड़े बड़े कलाकार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, यहां पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो उत्साह आप लोगों में देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोग इस महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई बड़े कलाकार, नामी कलाकार यहां पर हिस्सा लेंगे, अपने अपने कार्यक्रम देंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे। सुबह 8:30 बजे भगवान लक्ष्मीनाथ जी की आरती होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हिंदू तिथि अनुसार माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से इसकी शुरुआत की जाती है। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। 3 दिवसीय अद्भुत महोत्सव में देश और दुनिया से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है और पर्यटन को भी राजस्थान में बढ़ावा मिलता है। जैसलमेर सेलिब्रिटी ग्रुप्स के साथ लोक कलाकार भी यहां पर अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। सबसे पहले सुबह के 8:30 बजे नगर आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ जी की आरती होगी और उसके बाद सोनार दुर्ग से भव्य शोभा यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आगाज किया जाएगा। शानदार तैयारी इसे लेकर और अद्भुत नजारा आज देखने को मिलेगा जब बड़ी संख्या में देसी और विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शोभा यात्रा में कालबेलिया डांसर, लोक कलाकार और बीएसएफ के ऊंट भी हिस्सा ले रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हुए पोखरण से एक खबर है जहां पर मरु महोत्सव 2023 की म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नामी कलाकारों की मधुर आवाज और आतिशबाजी के साथ इसका भव्य समापन किया गया। सरहदी जिले में हर साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की विधिवत शुरुआत परमाणु नगरी पोखरण से हुई। दिन में कार्यक्रम के बाद रात में शानदार म्यूजिकल सेलिब्रिटी नाइट आयोजित की गई। इस दौरान कई मशहूर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां पेश की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की और श्रोताओं और कलाकारों का हौसला भी अफजाई किया। इस दौरान राव मावी का पूरा मैदान भीड़ से खचाखच भरा नजर आया। जैसा कि आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और पैर तक रखने की वहां पर जगह नहीं थी। अप्रत्याशित भीड़ के चलते पुलिस और आरएसी के जवान भी वहां पर मुस्तैद मैं धन्यवाद दूंगा खासतौर से पूरे युवाओं को, जो मैं समझता हूँ 18 से
वर्ष का युवा शायद जुड़ा होगा तो इस सभा में नहीं आया होगा। इस मकसद से हमने इस आयोजन को किया था। तो फेस्टिवल विश्व विख्यात है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी अलग पहचान है। जैसे आज एक शुरुआत हुई है एंट्री गेट पे कोकण से, वो एक शुरुआत शानदार हुई और मतलब जो भी हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट आए उन्होंने शानदार अपनी परफॉर्मेंस दी यहाँ पे। और लोकल जो लोग थे पद्मश्री अनवर खान जी और इंडियन आइडल और स्वाई भाट, उनका शानदार प्रोग्राम रहा। और मैं सोचता हूँ पोखरण की पब्लिक ने जो सहयोग दिया वो सहयोग भी शानदार था। मैं अपने आप को बहुत बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं जैसलमेर से हूँ। मैं सबसे पहले जैसाने को खमागणी कहना चाहता हूँ और पोखरण को जितने भी लोग मेरे बाड़मेर के हैं और सभी चाहने वालों को खमागणी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुशी की बात होती है कि जो आपका एक ड्रीम फेस्टिवल होता है लाइक कि इस फेस्टिवल में आपको परफॉर्म करना है, वो है मेरा था मरु महोत्सव, लेकिन आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का और बात कांग्रेस के मिशन 2023 की करेंगे। 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। कई लिस्ट आ चुके हैं जब नियुक्तियां हुई हैं और एक बार फिर से एक नई लिस्ट जारी की गई है। 243 मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। इसे लेकर राजनीतिक नियुक्तियों की भी अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियां भी की जा सकती है। लेकिन लगातार संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है। एक एक कर लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की जा रही है। हालांकि जो प्रोसेस है उसे थोड़ा धीमा जरूर कह सकते हैं क्योंकि जो तेजी चाहिए थी वो यहां पर नहीं दिख रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए राजधानी जयपुर से खबर है जहां पर कारोबारी गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं। विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स इंटरनेट कॉलिंग के जरिए विदेशी नंबरों से कॉल कर कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए लगातार धमकियां दे रहे हैं और फिर फायरिंग कर दहशत भी फैला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम लॉरेंस गैंग का है। हेलो, जिंदा रहना है तो रुपयों की व्यवस्था कर लो। लॉरेंस गैंग से बोल रहे हैं, मिलकर चलोगे तो फायदे में रहोगे। जी हां, विदेशों में बैठकर राजस्थान के कारोबारियों के पास ऐसे फोन कॉल आ रहे हैं। 1, 2 या 3 नहीं, अब तक 7 कारोबारियों के पास ऐसे फोन कॉल आ चुके हैं और सभी के परिवारों को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। और ये धमकी दे रहा है लॉरेंस का डी गैंग। डी यानी धमकी देकर वसूली करने वाला गैंग। हेलो, क्या हाल है? काम कैसा चल रहा है? कारोबार से पैसा अच्छा छाप रहे हो? लॉरेंस गैंग से बोल रहे हैं, रुपयों की व्यवस्था कर लो नहीं तो उठवा लिए जाओगे। 5 करोड़ भेज दो नहीं तो जिंदगी खत्म। 5 दिन का समय है, समय खत्म तो जिंदगी। ये लॉरेंस के डी गैंग की धमकी है। पहले व्हाट्सएप से कॉल आती है और ये धमकी दी जाती है। उसके बाद कॉल उठाना बंद किया तो आ जाता है धमकी वाला मैसेज और फिर कारोबारी परिवार के साथ घर में ही कैद हो जाता है। लॉरेंस गैंग का खौफ इतना है कि अब राजस्थान के कारोबारी कहीं बाहर नहीं निकलते। कुछ ही महीनों में ऐसे 7 कारोबारियों के पास धमकी वाले मैसेज आ चुके हैं। 28 जनवरी की रात को जी क्लब के संचालक को धमकाने के लिए जहां पर रात 12 बजे फायरिंग करवाई गई, वहीं पर 2 दिन के बाद 30 जनवरी को बन्नी पार्क इलाके में रहने वाले एक और क्लब संचालक से 2 करोड़ की रंगदारी के लिए न सिर्फ उसे धमकाया गया बल्कि रोहित गुदरा के नाम से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर के अशोक नगर में रहने वाले जितेंद्र पवार का कंस्ट्रक्शन और क्लब का कारोबार है। रविवार शाम को जितेंद्र के पास एक व्हाट्सएप कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा कि मैं बीकानेर से रोहित गोदारा बोल रहा हूं। सबसे पहले उसने कारोबारी से काम कैसा चल रहा है इसकी जानकारी ली। फिर कहा कि ये फोन फिरौती के लिए किया गया है। कल शाम तक 1 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो जहां होगे
वहां से उठा लिए जाओगे। ये धमकी देकर गैंगस्टर ने कॉल काट दिया। संबंध में बनीपाक थाना पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि ये बदमाश विदेशों में बैठे हुए हैं, ऐसे में उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। महज 2 महीनों में जयपुर के 7 कारोबारियों को इन गैंगस्टर्स के नाम से रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। बजाज नगर में ज्वेलर्स कारोबारी को गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी देकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। हरमाड़ा में रोहित गोदारा के नाम से धमकी देकर प्रॉपर्टी कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। अशोकनगर में क्लब संचालक को रोहित गोदारा के नाम से धमकी देकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। जवाहर सर्कल इलाके में जी क्लब संचालक को धमकी देकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। बनी पार्क इलाके में रोहित गोदारा के नाम से धमकी देकर क्लब संचालक से 2 करोड़ की रंगदारी। जिस रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी जा रही है वो बीकानेर के कालू क्षेत्र का रहने वाला है और लॉरेंस गैंग को संभालता है और लॉरेंस के खास गुर्गों में से एक है। मूसेवाला हत्याकांड की जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस रोहित गोदारा की तलाश कर रही है, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की पुलिस गैंगस्टर की तलाश में जुटी हुई है और वो फरार चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, राजू ठेहट हत्याकांड, वसूली के लिए फायरिंग, पार्षदों को धमकी, कारोबारियों से वसूली, गैंग वॉर और वर्चस्व की लड़ाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऋतिक बॉक्सर ने तो राजस्थान पुलिस को ही बड़ी चुनौती दी है। खो नागौरिया थाना इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीनों शूटर्स जयप्रकाश, संदीप और ऋषभ से पुलिस की मुठभेड़ के बाद सोशल मीडिया पर धमकी दी गई। फेसबुक पर डाली गई एक पोस्ट में बदमाश ऋतिक बॉक्सर ने लिखा, हम भी चाहते तो क्लब में किसी को गोली मार सकते थे, चलो जंग की नई शुरुआत गोली मारने से ही करेंगे। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानु, फेक एनकाउंटर, एलबी ग्रुप, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, सबका नंबर आएगा। एक दिन पहले डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों पर गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया। वहीं पर राजस्थान पुलिस अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद ले रही है, ताकि विदेशों में बैठे हुए इन गैंगस्टर को पकड़कर राजस्थान लाया जा सके और उनसे पूछताछ के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और उस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लॉरेंस गैंग का गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। एक गुर्गा 2261 गैंग का भी गिरफ्तार हुआ है। रावला पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 3 अन्य अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के ऑपरेशन हंटर के तहत ये कार्रवाई की गई। और कोटा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गुमानपुरा में देर रात चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। नाबालिग युवक को चाकू मारकर घायल किया गया। घायल नाबालिग को अस्पताल पहुंचाया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य इकट्ठा करते हुए लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोचिंग नगरी से खबर है, जहां पर आए दिन चाकूबाजी की वारदात सामने आ रही है और एक और ऐसी ही वारदात सामने आई है। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये चिंता वाली बात है, आए दिन चाकूबाजी की वारदात हो रही है, एक बार फिर से ऐसी ही खबर देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है पुलिस का पूरे मामले पर? कहां तक जांच पहुंची है? देखिए, गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है और वल्लभवाड़ी इलाके में देर रात को चाकूबाजी की वारदात में एक नाबालिग जो है घायल हुआ है। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाला युवक है या नाबालिग, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता कि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की मात्र 24 घंटे में 2 वारदातें हो चुकी है, अलग अलग थाना इलाके में। इससे पहले स्टेशन इलाके में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया था, जिसका
इलाज फिलहाल MBS अस्पताल में जारी है। इस नाबालिग को भी अस्पताल में लाया गया है और ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगने के लिए, रोकथाम के लिए जो तमाम प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल पिछले 1 महीने में जिस CTSD तरीके का से लगातार पद खाली इस है तरीके और के मामले सामने आ सदर रहे में हैं, इस ये मामले कहना को गलत नहीं होगा जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस जितने भी प्रयास कर रही है वो सभी नाकाफी हैं। लेकिन इस बार जो वारदात हुई ओम प्रकाश, इसके पीछे वजह क्या रही, क्या कुछ पता चल सका है? आपसी रंजिश वजह थी इसके पीछे या फिर लूट का मामला था? देखिए, जो वल्लभवाड़ी इलाके में जो चाकूबाजी की वारदात हुई उसमें कोई खास वजह नहीं है। नाबालिग पर चाकू मारने का एक मामूली कासूनी का फिलहाल मामला बताया जा रहा है। इससे पहले स्टेशन इलाका में पुरानी रंजिश कोई बताई जा रही है। कबाड़ी के दुकान के बाहर दो बदमाशों ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। मात्र 24 घंटे में 2 वारदातें हो चुकी है। ये कहा जा सकता कि पिछले 1 महीने में चाकूबाजी, लूट और जो है चेन स्नैचिंग जैसे वारदातों में लगातार इजाफा हुआ है। नए साल में इस मामले को लेकर, हालांकि इस मामले को लेकर विधायक संदीप शर्मा ने सदन में भी मामला उठाया था कि कोचिंग नगरी में अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस द्वारा रोकथाम के जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि कोचिंग नगरी जहां पर देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं, वहां इस तरीके से वारदात बढ़ रहे हैं तो ये वाकई चिंताजनक है और इस पर सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और टोंक से खबर है, टोंक के देवली में महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। महिला के हाथ काटकर जो बदमाश थे वो कड़े लेकर फरार हो गए। लादी देवी का शव खेतों में पड़ा मिला है। सूचना पर देवली पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। नाराज ग्रामीण शव नहीं उठाने दे रहे हैं। देवली थानाधिकारी जगदीश मीणा लगातार इसे लेकर समझाइश कर रहे हैं। तो टोंक के देवली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्मम तरीके से एक महिला की हत्या कर दी गई है। लूट का फिलहाल ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर बदमाश महिला के हाथ से कड़े लेकर फरार हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। हो सकता है हत्या के पीछे कोई और एंगल हो, लूट की एंगल देने की कोशिश की गई हो। इन तमाम जो एंगल्स हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। जो सवाल है कि आखिर लुटेरे कौन थे या हत्यारे कौन थे, उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। खेत में महिला का शव पड़ा मिला और इस तरीके से निर्मम तरीके से महिला की हत्या की गई, इसे लेकर ग्रामीणों में भी खासा आक्रोश है। ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरपंचों के अनशन के मामले को लेकर इस वक्त का अपडेट आपको बता दें। सरपंचों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। मांगे ना पूरी होने से सरपंचों में खासा रोष है। आक्रोशित सरपंचों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। श्रमिकों के साथ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इस बुलेटिन में